लेकिन दैया जी तो ये कहते हैं ना कि बीजेपी की सरकार है और हमारी सरकार है, तो बजट तो हम लोग दे रहे हैं। तो बजट उनका नहीं है, बजट क्या है कि गरीब जनता उनके टैक्स का है, उसके बाप का, बीजेपी का नहीं है। कोई ये कहना चाहे तो घर पे आपकी चलती है, मैडम की चलती है। तो किसकी राजनीति आपको बहुत पसंद आती है भारत के अंदर? पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं पिलानी विधानसभा से विधायक पितराम काला जी। मतलब ये पिलानी आपको किस तरह से देखी? मतलब अगर विधायक आप नहीं होते तो एक तरह से किस अंधविश्वास और पाखंड है, उसका मैंने क्या है कि शुरू से विरोध किया है। सर, एक शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी, कौन सी कहानी है जीवन की राजनीति में धकेल दिया जिसने आपको? राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। जाहिर सी बात है, शुरू से तो राजनीतिक सोच नहीं रही होगी कि एक न एक दिन राजनीति के अंदर निश्चित रूप से जाएंगे, जब अवसर मिलेगा तब। किस चीज़ पर ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, जीत पर या अपने सफ़र पर? और जब मुझे जिला शिक्षा अधिकारी पूरे जिले की कमान को दुरुस्त करने का अवसर मिला। मॉड्यूल जो ये बोर्ड के लिए आते हैं, राजनीति अच्छी लगती है या पहले वाला जो जीवन है वो ज़्यादा अच्छा था? कि मुझे बड़ी संतुष्टि है। शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे तक पहुँचे, इसमें रिजर्वेशन का रोल रहा? नहीं, रिजर्वेशन का रोल तो जब मैं नियुक्ति लगी। रिजर्वेशन को ठीक मानते हैं, होना चाहिए। जिस समाज के अंदर हजारों साल तक गुलामी चली आ रही हो, बसपा से टिकट का प्रयास किया था तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। कांग्रेस को कैसे चुन लिया? भारतीय जनता पार्टी उसका एजेंडा है। तो कितनी जरूरी है शिक्षा, क्या मानते हैं? शिक्षा बहुत जरूरी है। जो अशिक्षित आदमी है उससे क्या अधिकारी फायदा उठाते हैं कि इसको तो कुछ पता नहीं होगा? ये रूटीन के कार्य मेरे से नहीं होंगे। मानते हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई के अंदर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? पिलानी विधानसभा के अंदर आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। राजेश दैया जी तो डेली कह रहे हैं कि पानी का लाने का काम सारा हम कर रहे हैं, सारी चीजें हमसे हो रही है, सरकार हमारी है। पहले भी होते थे बजट, अब भी हो रहे हैं। तो सर, एमएलए बनने के बाद कोई ऐसा काम है जिस पर आपको प्राउड फील होता है कि, और लोग भी बोलते हैं कि पिलानी के अंदर ये पितराम जी ने करवाया? पिलानी रेल से वंचित है। चुनाव के समय बस ये दो ही मेन वादे थे? दो मुख्य थे। एक पिलानी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की मेरी क्या है कि डिमांड है। पिलानी से काफी सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, हजारों की संख्या में। बीट्स है वो तो बहुत हायर एजुकेशन वाला है, इसमें 10% लोकल का जो एडमिशन वो होते हैं। दैया जी भी कह देते हैं, पितराम जी भी कह देते हैं कि पानी आएगा आएगा आएगा, पर कोई एग्जैक्ट डेट बता नहीं पाता है। क्योंकि विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री है, उन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा है। पिलानी को एक एजुकेशन हब का टैग मिला हुआ है। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो टैग है वो छिना जा रहा है पिलानी से? यहाँ वो माहौल क्या कि इतना रह नहीं सका। बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है? सरकारी नौकरियां कम हैं या राजनीति में सिस्टम गड़बड़ है? उन संस्थाओं को बेचने का कार्य किया है। कोई हमें सुझाव दे दीजिए, हम चाहते हैं नौकरियां क्रिएट करना, तो हमें तो आता ही नहीं है, कैसे करें? ये चालू कर दे तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता। राजनीति के अंदर कभी आपको ऐसा लगता है कि इमेज मैनेजमेंट ज़्यादा चल रहा है, काम से ज़्यादा कैमरा ज़रूरी हो गया है? जैसे उदाहरण के लिए राजेंद्र गुड़ा ले लीजिए, अपनी बात को रखते हैं तो मजबूती से रखते हैं, जोर से बोलते हैं, तो ज़रूरी है राजनीति में ऐसा करना? तो सर, राजेश दैया जैसे उम्मीदवार हैं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ाई था उन्होंने भी, क्या लगता है आपको मुकाबला आइडियाज़ का है कि आइडेंटिटी का है? मुकाबला न तो आइडियाज़ का न आइडेंटिटी का। सुंदरलाल जी के बेटे हैं कैलाश मेघवाल, झुंझुनू जिले के अंदर लड़ लेना, झुंझुनू जिले के बाहर लड़के दिखा देना, और मेरे सामने कहीं भी चुनाव लड़ लेना। अब भी आपको लगता है कि जो सच और साफ छवि के जो लोग हैं वो टिके रह सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी, भजनलाल जी, राजेंद्र गुड़ा, नरेश मीणा, रविंद्र भाटी, राजेश दैया, कैलाश मेघवाल और सुंदरलाल जी। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं पिलानी विधानसभा से विधायक पितराम काला जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जॉइंट डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से हमारे इस पॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर उनका। स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, पहली बात तो आपने अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से कीमती समय दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया और पॉडकास्ट के लिए ये आपने समय निकाला। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, वैसे तो पिलानी के लोग इस समय आपको एमएलए के रूप में जानते हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में पितराम काला जी कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदमी एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसको इंसानियत और इंसान है वो चीज़ हर हालत में रहना चाहिए। ठीक है, आपका मतलब ये है कि इंसानियत और इंसान हर हालत में रहना चाहिए, याद रखनी चाहिए और रहना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन अच्छा, मतलब इस आपको इस समय जो ऑडियंस है, मतलब पिलानी आपको किस तरह से देखिए? मतलब अगर विधायक आप नहीं होते तो एक तरह से किस इंसान के रूप में आपको देखें? जैसे कई लोग यहाँ पे हमें कहते हैं कि हम अपनी माँ का बेटा हैं, या इस तरह से कुछ सारी बातें होती हैं, तो आपको किस रूप में देखें? मैं पहले भी सामाजिक
क्षेत्र के अंदर सेवा करता रहा हूँ, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और समाज की जो पीड़ाएं थी वो मैंने महसूस की है। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया है और अंधविश्वास और पाखंड है उसका मैंने क्या है कि शुरू से विरोध किया है। उसी रूप में क्या है कि मुझे जानते थे और आज भी क्या है कि उस रूप में जानते भी हैं। ठीक है सर, एक शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी, कौन सी कहानी है जीवन की राजनीति में धकेल दिया जिसने आपको? तो मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मेरे आदर्श हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। और ये हकीकत है कि राजनीति में आने के बाद में आदमी राजनीति के साथ साथ वो समाज की अधिक सेवा कर सकता है, अपने रिश्तेदारों की अधिक सेवा कर सकता है, ज़रूरतमंद की और जो पीड़ित है उसको अधिक न्याय दिला सकता है और हर क्षेत्र के अंदर वो बढ़ चढ़ के भाग ले सकता है और समाज का दिशा और दशा दे सकता है। जनता ये चाहती है वो एक विधायक किस प्रकार से रहता है उसका अनुसरण करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर भी आज भी इस प्रकार के आपको आदमी मिलते हैं जो साधारणतः रहते हैं और जिसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। मैं उसका, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मैं सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता हूँ, किसी प्रकार का दिखावा नहीं करता। राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिल गई कि सर, मतलब आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना थी जिसने राजनीति के अंदर आपको, भाई आप जाहिर सी बात है शुरू से तो राजनीतिक सोच नहीं रही होगी, या शुरू से ही राजनीति के बारे में सोचा था कि कभी ना कभी जाएंगे जरूर? राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक संगठन के रूप में कार्य किया। पहले एक संगठन चलता था बामसेफ, उसका मैं 14 साल तक जिला अध्यक्ष रहा था और उसमें मान्यवर कांसीराम जी जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, उन्होंने ये कहा था आप समाज को संगठित करने के साथ साथ समाज में यदि बदलाव चाहते हो तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो वही एक स्थिति है, क्योंकि वो भी डॉक्टर अम्बेडकर को मानते थे, उसी के आदेश पे चलते थे और वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। और उसी हिसाब से मैंने तय कर लिया था कि एक न एक दिन राजनीति के अंदर निश्चित रूप से जाएंगे, जब अवसर मिलेगा तब। कहीं ना कहीं मन में थी वो चीज़? थी। ठीक है, चलो बचपन में कभी जब छोटे थे तब सोचा था विधानसभा की कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा? कभी नहीं सोचा था क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार के अंदर नौकरी लगना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी जी। क्योंकि मेरे फादर तो खेती का काम करते थे और मैं सेकंड नंबर का था। हम तो पढ़ते थे तब हमारे पास तो जूते चप्पल भी नहीं थे, 5वीं तक तो मैं नंगे पहन के स्कूल के अंदर जाता था। तो एक नौकरी लगना भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपना होता था। लेकिन समय और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि धीरे धीरे शिक्षा विभाग के अंदर सर्विस लग गई, आगे से आगे पदोन्नति होती रही और जनता का विश्वास और सहयोग रहा, अच्छा कार्य करते रहे। जनता जैसा क्या कि मान रही है और फिर जनता की डिमांड थी पिलानी के अंदर परिवर्तन हो और परिवर्तन के लिए कौन आदमी उपयुक्त हो, तो वो सर्वे हुए और सर्वे के अंदर यह है भाई इस आदमी को टिकट दे देती है पार्टी, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का ही भला होगा, पार्टी का कैंडिडेट वो निश्चित रूप से जीत भी जाएगा। किस चीज़ पर ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, जीत पर या अपने सफ़र पर? नहीं, मैं मेरे सफ़र पर ज़्यादा मतलब क्या गर्व महसूस करता हूँ। आप तो काफ़ी टाइम तक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे, तब से लेकर के, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़े? गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। हाँ, तब से लेकर के आज तक लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल आज भी उन स्कूल्स को या उन स्टैंडर्ड को मैच कर पाते हैं जो एक्चुअल में होना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग के अंदर जब सुधार की बात आई तो चिड़ावा के अंदर जब मैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तब मैंने सुधार किया। जिस स्कूल में रहा वहाँ मेरा रिजल्ट क्या है कि लगभग 100% रहा, चाहे मैं कहीं भी रहा हो। और जब मुझे जिला शिक्षा अधिकारी पूरे जिले की कमान को दुरुस्त करने का अवसर मिला, तो जहां चूरू जो जिला था राजस्थान में 30वें नंबर पे था शिक्षा के अंदर, मेरे वहां कार्य करने के जब ज्वाइन किया और कार्य किया तो राजस्थान के अंदर 30 नंबर से चूरू 1 नंबर पे आया। दूसरी साल भी क्या कि 1 नंबर पे रहा और राजस्थान के अंदर पूरे क्या कि शिक्षा विभाग के नवाचार होते थे उसमें चूरू का सबसे बड़ा रोल रहा था। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडल प्रश्न पत्र इसकी शुरुआत भी चूरू जिले से मैंने ही की थी। मॉड्यूल जो ये बोर्ड के लिए आते हैं, मॉडल पेपर होते हैं जो टेस्ट पेपर हो, जिसके बोर्ड की परीक्षा से पहले ये टेस्ट होते हैं, इसकी शुरुआत मैंने ही की थी और पूरे राजस्थान के अंदर फिर शिक्षा विभाग के सरकार ने इसको लागू किया था। ठीक है, मतलब पहले आपने ये शुरुआत करी तो मतलब मॉडल पेपर जारी कर दिया था आपने?
हाँ, प्रिंट किया, टीम थी विशेषज्ञों की, वो टीम बनाई, उनसे क्या कि पेपर तैयार करवाया, उस पेपर से फिर क्या परीक्षा करवाई, उसकी कॉपियां जांच करवाई और फिर उसके रिजल्ट डिक्लेयर किए। उसके कारण ही चूरू जिला राजस्थान में फर्स्ट रहा। पहले जहाँ मतलब क्या है कि 90% से ज़्यादा केवल 6 लड़के थे, तो मेरे टाइम में 64 लड़के क्या है कि 90% से अधिक गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आए थे। राजनीति अच्छी लगती है या पहले वाला जो जीवन है वो ज़्यादा अच्छा था? पहले वाला जीवन भी अच्छा था और ये जीवन भी बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है। क्योंकि आदमी का जब कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो निस्वार्थ भाव से जब वो कार्य करता है तो उसको संतुष्टि मिलती है। और वही एक कारण है कि मुझे बड़ी संतुष्टि है कि आज मैं जनता की पीड़ा और कष्ट है उसको सहन करने के लिए, कि उनकी जो पीड़ा उसमें सहयोगी रहा हूँ और उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे तक पहुंचे, इसमें रिजर्वेशन का रोल रहा? नहीं, रिजर्वेशन का रोल तो जब मैं नियुक्ति लगी तब तक ही था। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो राजस्थान में 80 में टॉपर था, सामान्य में से ही मेरा क्या कि जो मार्क्स थे वो ज्यादा थे। और कैटेगरी तो 80 है और अब भी है, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ तो उसमें सामान्य का जो लड़का था उससे मेरे ज्यादा मार्क्स आए थे। ठीक है, रिजर्वेशन को ठीक मानते हैं? होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, सब होना चाहिए। जिस समाज के अंदर हजारों साल तक गुलामी चली आ रही हो, जिसको हक और अधिकारों से जिनको वंचित किया गया हो और जिनको समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया गया हो, तो यदि रिजर्वेशन नहीं होगा तो पुनः क्या कि वहां धकेल दिए जाएंगे। समाज के अंदर समानता लाने के लिए रिजर्वेशन बहुत आवश्यक है। किस आधार पे हो? ये भारत के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ भेदभाव है वो केवल सामाजिक आधार पे होता है। अभी पिछले दिनों देखा होगा सीजीआई भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उस पे जूता फेंकने की जो घटना हुई थी आज तक भारत के इतिहास में नहीं। वो इसलिए हुई कि वो एससी समाज से था। हरियाणा के अंदर वायु पूर्ण है, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा कि वो क्या कि जाति के आधार पर उस पिछड़े समाज से, ऐसी समाज से था। आज जहां भी घटनाएं होती है, आप चाहे राजस्थान हो और कहीं हो, सबसे ज्यादा ज्यादती होती है वो केवल जाति के आधार पे होती है। इसलिए जाति का जो आरक्षण है वो बहुत जरूरी है। बसपा से टिकट का प्रयास किया था? बसपा के उन्होंने मेरे को टिकट देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समय आएगा तब चुनाव लड़ेंगे, अब ऐसी परिस्थितियां नहीं। और कांग्रेस में मैं राज के अंदर नहीं था, सेवा के अंदर था मैं, क्योंकि मैं उसमें सर्विस कर रहा था और वो सामाजिक संगठन थे उसमें मैं काम कर रहा था। ठीक है, कांग्रेस को कैसे चुन लिया? मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं भाजपा ज्वाइन करता या कांग्रेस ज्वाइन करता। क्योंकि भाजपा की नीतियां वो पूंजीपतियों पे उनको पनपाने की नीतियां करते हैं, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी उसका एजेंडा है पूंजीपतियों को पनपाना और आम आदमी, किसान, मजदूर, पहलवान है उनकी उपेक्षा करना। तो वो मुझे शुरू से उसके ध्यान था कि इस प्रकार की राजनीति के अंदर हम कभी भी सेट नहीं हो सकते। ठीक है, राजनीति में जब बात आती है तो शिक्षा का बहुत जिक्र होता है। कितनी जरूरी है शिक्षा राजनीति के जीवन में? अब तो बहुत सारे लोग ये आरोप भी लगाते हैं आपके कांग्रेसी की प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, तो कितनी जरूरी है शिक्षा, क्या मानते हैं? शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा न तो परिवार का विकास हो सकता है, न राजनीति के अंदर आप अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं और न देश के आगे सही दिशा में जा सकता है। अभी आप विधायक हैं, अगर अशिक्षित होते तो क्या नुकसान होता उसका? अशिक्षित होते तो क्षेत्र की समस्या जो मैंने उठाई है उस प्रकार से समस्या नहीं उठा सकता था। अधिकारी मन मुताबिक काम करवा लेते हैं अशिक्षित आदमी से? न, निश्चित रूप से करेंगे। जो वाजिब कार्य है उसको उनको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो हमें क्या है कि 2.5 लाख वोटों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें कराना था हम करवा लेंगे। नहीं, जो अशिक्षित आदमी है उससे क्या अधिकारी फायदा उठाते हैं कि इसको तो कुछ पता नहीं होगा? नहीं, कई बार क्या होता है इसको नियमों का ज्ञान नहीं हो सकता तो उसको वो कर सकते हैं साइड में। लेकिन जो राजनीति के अंदर मच जाता है और वो कई दिनों की राजनीति हो जाती है, वो सारी चीज क्या सीख भी जाता है। हाँ, तो मतलब उसमें ज्यादा फिर पढ़ाई के लिए ये नहीं है कि चीजों का ज्ञान तो हो जाता है, ज्ञान हो जाता है उसको। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और ये भी बता दीजिए साथ में। अब मैं इंग्लिश से हूँ, इंग्लिश से एमए है आप? बीए किया, बीएड किया, उसके बाद में मेरी सर्विस लग गई और अब मैं इंग्लिश से मैंने क्या कि प्राइवेट किया था अजमेर यूनिवर्सिटी से। आपका जो परिवार है वो राजनीति को किस तरह से देखता है? सपोर्ट करता है या फिर ये कहता है कि यार कहाँ फंस गए, अपना पहले वाला जीवन बढ़िया था, आराम से दाल रोटी चल रही थी, इस तरह की बातें होती है? नहीं, कुछ नहीं होती। परिवार को ये मालूम था, मैंने बताया सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते थे
उस समय भी ये स्थिति थी, घर से सुबह निकलते थे, रात को लेट जाते थे। और आज वो स्थिति है, घर से जल्दी आना और रात को कई घर लेट पहुंचना, तो ये दिनचर्या का हिस्सा हो गया था। और जिस दिन मैंने शादी की थी उस मिसेज को भी कह दिया था, भाई मेरा राजनीति मतलब क्या सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करता हूँ, ये रूटीन के कार्य मेरे से नहीं होंगे, मैं रात को कभी लेट आऊँगा, कभी जल्दी आऊँगा, तो ये अभी भी दिमाग से निकाल देगा कि आगे भैया आप कहोगे ये क्या कि इसमें कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। मतलब रूटीन काम के अंदर डालने की कोशिश मत करना। तो घर पे आपकी चलती है या मैडम की चलती है? नहीं, घर पे घर का काम सारा वो जानती है। मैं आज तक क्या कि वो जानती है, कोई भी घर का सामान नहीं लेके वो जाने, उसका काम जाने, बाकी क्या कि सारा काम हम करते हैं। हाँ, मतलब बाहर की चीजों के अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस उनका नहीं होता है। नहीं होता। बच्चों का कुछ सपोर्ट होता है राजनीति में? बच्चे 2 बेटियां, उनकी शादी कर दी, दोनों मतलब क्या कि परिवार शुदा है। बेटा वो अपना क्या ही काम कर रहा है खुद का। सोशल मीडिया वगैरह खुद ही देखते हैं? सोशल मीडिया वगैरह ज्यादातर मैं खुद ही देखता हूँ। राजनीति के अंदर कभी अगर आपसे ये सवाल हो जाए, जैसे आज हो ही रहा है, कि कोई गुरु या प्रेरणा स्रोत, तो किसी एक आदमी का नाम लेना हो, तो किसकी राजनीति आपको बहुत पसंद आती है भारत के अंदर कि उसके जैसा मैं बनना चाहूंगा? तो मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श, मैंने पहले भी कहा था, माननीय डॉक्टर ये कांशीराम जी साहब थे, और वर्तमान में मेरे क्या कि आदर्श और राहुल जी गांधी है। ठीक है, राहुल जी गांधी को आप प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं? प्रेरणा स्रोत मान रहा हूँ। और मानते हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई के अंदर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। तो पिलानी के अंदर काफ़ी सारे बड़े संस्थान हैं, बिट्स जैसे, लेकिन फिर भी कई सारे गांवों के अंदर आपको लगता है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी है आज भी? हकीकत में है। आदमी की सबसे ज्यादा आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान होता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण आवश्यकता वो पानी है। पिलानी विधानसभा के अंदर आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, और इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए मैंने विधानसभा भी संघर्ष किया था, अब भी कर रहा हूँ कि पिलानी की जनता को पानी मिले। राजेश दहिया जी तो डेली कह रहे हैं कि पानी का लाने का काम सारा हम कर रहे हैं, सारी चीजें हमसे हो रही है, सरकार हमारी है। राजेश दहिया तो जो भी काम हो जाता है वो कहता है मैंने करवाया, नहीं होता वो कहता है मेरी चलती नहीं है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर सारे नियम कानून कायदे सारे जो नीति और कार्य होते हैं वहीं से सैंक्शन होते हैं, किसी के करने से नहीं होते। तो विधानसभा के अंदर कन्हैयालाल जी थे, उनको मैंने घेरा था, तब उन्होंने कहा था मैं पिलानी को आपको पानी उपलब्ध करवाऊंगा, 100% करवाऊंगा। और तभी उन्होंने पिलानी के अंदर समस्त अधिकारियों की, इसमें चूरू सिक्कर झुंझुनू के अधिकारियों में मीटिंग ली थी, और उस समय ये कहा था भाई ये पानी क्या मैंने विधानसभा के अंदर वादा किया था और ये पानी मुझे उपलब्ध करवाना है। तभी वो 35.87 करोड़ की योजना बनी थी, जिसकी वित्तीय स्वीकृति हो गई और अब टेंडर जारी होने हैं। उसके लिए मैंने अतिरिक्त पानी है, उसके लिए भी लेटर लिखा था, मैं मिला था, तो अतिरिक्त पानी है वो भी अलॉट हो गया है और इसका जल्दी टेंडर हो जाएगा और पिलानी की जनता को जल्दी राहत मिलेगी। ठीक है, लेकिन दहिया जी तो ये कहते हैं ना कि बीजेपी की सरकार है और हमारी सरकार है, तो बजट तो हम लोग दे रहे हैं। नहीं, बजट उनका नहीं है, बजट क्या है कि गरीब जनता उनके टैक्स का है, उसके बाप का, मतलब बीजेपी का नहीं है। कोई ये कहना चाहे, जनता के टैक्स का पैसा है और जनता के ही काम आ रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं। ये रूटीन के है, पहले भी होते थे बजट, अब भी हो रहे हैं, और जो बजट दिए जाते हैं वो जनता के टैक्स से पैसा आता है और उसी से क्या दिए जाते हैं। तो सर एमएलए बनने के बाद कोई ऐसा काम है जिस पर आपको प्राउड फील होता है कि, और लोग भी बोलते हैं कि पिलानी के अंदर ये पितराम जी ने करवाया? मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। कुंभाराम लिफ्ट से मंडेड़ा से लेके पिलानी के है, उसके टेंडर हो जाएंगे, ये क्या कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, जब क्या है कि रेलवे के चेयरमैन बने थे, तब उसमें दिल्ली में जाके आया था और उनसे मेरी बात हुई थी, पिलानी रेल से वंचित है, तो पिलानी वो रेल की लाइन सैंक्शन हो गई है और जल्दी कार्य चालू हो जाएगा, ये पिलानी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कोई वादा है जो आपको लगता है कि आपने किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? ये पानी का है, ये मतलब क्या है कि मेरे कार्यकाल के अंदर पूरा हो जाएगा, पानी वाला हो जाएगा। हाँ, रेल का है वो क्या है कि मेरे कार्यकाल के अंदर रेल चालू हो जाएगी। चुनाव के समय बस ये 2 ही मेन वादे थे आप? 2 मुख्य थे। एक पिलानी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की मेरी क्या है कि डिमांड है, मेरे कार्यकाल के अंदर निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज में खुलवाऊंगा। जनता और भी कुछ चीजें हैं जो जिस ओर आपका ध्यान आकर्षित करती है, आपको याद दिलाती है कि हाँ ये काम भी है पितराम जी करवाइए? नहीं होती। अपने सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, पानी वाली तो है, इसके बाद में क्या कि सड़कों की आवश्यकताएं होती हैं।
तो सड़कों की आप तो 3 करोड़ की सड़कें तो अभी मैंने सेंक्शन करवाई है जी। इससे पहले क्या है कि 9 करोड़ की सेंक्शन करवाई थी। तो समय समय पर जो बजट होता है उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देते हैं, लेटर करते हैं, उसके हिसाब से स्वीकृतियां हो रही हैं और क्या है कि विकास के कार्य जारी है। पिलानी से काफी सारे बच्चे बाहर निकलते हैं हजारों की संख्या में। आपने कभी सोचा है इस बारे में कि रिवर्स माइग्रेशन भी पॉसिबल हो सकता है? मतलब बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं और बाहर निकलते हैं, सारी चीजें इस तरह की हो रही है, और जबकि पिलानी के अंदर ही बिट्स है। बिट्स है वो तो बहुत हायर एजुकेशन वाला है, इसमें 10% लोकल का जो एडमिशन वो होते हैं, इसके अलावा उनमें एडमिशन नहीं हो पाता है जी। बाकी जो यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। हाँ। और आज केवल पिलानी के नहीं, चाहे वो झुंझुनू विधानसभा हो, मंडावा विधानसभा हो, खेतरी विधानसभा हो, एजुकेशन के लिए लोग सीकर जा रहे हैं कि वहाँ बेहतर सुविधाएं। तो हम भी चाह रहे हैं उन्हें जो बड़े कोचिंग संचालक हैं उनसे बात की कि आप यहाँ कोचिंग आपके उपलब्ध कराएं, बाकी सुविधा हम उपलब्ध करें कि जनता और जो युवा वर्ग है कोचिंग वाले वो इधर आए, पिलानी का विकास हो। पिलानी की सीमा से लगे गाँव के अंदर जैसा कि आपने भी कई बार जिक्र किया है, पानी की समस्या है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। लेकिन लोगों का एक चीज़ ये भी कहनी होती है कि दैया जी भी कह देते हैं, पितराम जी भी कह देते हैं कि पानी आएगा आएगा आएगा, पर कोई एग्जैक्ट डेट बता नहीं पाता है कि कब आएगा। ये कुंभाराम वाली लिफ्ट पिलानी वाली है, ये तो मैं आपको आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि 2 महीने के अंदर इसके टेंडर हो जाएंगे और बाकी मार्च 27 या मार्च 28 तक मेरे कार्यकाल के अंदर पूरी विधानसभा के लिए नहर का पानी है वो क्या है कि जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा है कि आपकी मांग में स्वीकार करता हूं और मार्च 27 तक पिलानी को पानी उपलब्ध करवा दूंगा। पिलानी को एक एजुकेशन हब का टैग मिला हुआ है, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो टैग है वो छिना जा रहा है पिलानी से? ये हकीकत है कि जो साधन और सुविधाएं पिलानी में थी वो अब नहीं है, और जो संस्थान पहले पिलानी में थे उससे बढ़िया संस्थान सीकर झुंझुनू दोनों जगह और अन्य जगह भी खुल गए हैं। तो वो स्वाभाविक है कि अभिभावक ये चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी संस्थान में एडमिशन मिले और आगे बढ़े, तो इसके कारण से पलायन हो रहा है और ये स्वाभाविक है। इसका एक बड़ा कारण मतलब अच्छी संस्थाएं नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या लोगों के पास अच्छे अवसर नहीं है? नहीं, इसका कारण कि इससे इतने बड़े स्कोप नहीं है यहाँ। भाई इस साइड में हरियाणा में बड़ी संस्थाएं खुल गई है, राजस्थान के कोने पे जैसे मान लो कि लोग चिड़ावा के अंदर या झुंझुनू के अंदर या सीकर के अंदर बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, जबकि पिलानी के पास तो एक टैग था एजुकेशन हब का, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा शायद अच्छे से चला सकते थे। तो क्या ऐसी लोगों की मानसिकता क्यों हो गई है कि पिलानी से बाहर निकल के ही काम करना चाहते हैं, पिलानी के अंदर कोई काम नहीं करना चाह रहा है? यहाँ वो माहौल क्या कि इतना रह नहीं सका और सीकर के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, तो इसलिए लोग क्या कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सीकर जाने चालू हो गई। हाँ, सीकर की तरफ माइग्रेशन है। बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है? सरकारी नौकरियां कम हैं या राजनीति में सिस्टम गड़बड़ है? इस सरकारी नौकरियां कम है। जब से 2014 के अंदर सरकार भाजपा की आई है, इन्होंने बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। 15 लाख लोगों का रोजगार देने की बड़ी बात थी कि 2 करोड़ हम साल के रोजगार देंगे, वो सब झूठा निकला। केवल इन्होंने जो सरकारी संस्थान थे उन संस्थाओं को बेचने का कार्य किया और रोजगार सरकार वो सारा घटा दिया, केवल ठेके पे काम कर रहे हैं। तो सरकारी अब आस भी कम है कि वैकेंसी इतनी निकलेंगी, क्योंकि निकालने के मूड में नहीं। जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था थी IAS, उसके अंदर इन्होंने क्या प्राइवेट आदमी ले रहे। पिछले दिनों आपने देखा था बैंक के अंदर जो शीर्ष पोस्ट है IAS जो पोस्ट है उसके अंदर ही प्राइवेट आदमियों को ले रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाए और लोग केवल पेट भरने को विकास समझे, ऐसी इनकी मानसिकता है। लेकिन जैसे कि अब इसका कोई समाधान भी तो होगा। भाई नौकरियां कैसे क्रिएट होती हैं? आखिर मतलब सरकार ये कहे कि भाई नौकरियां क्रिएट करनी है, कोई हमें सुझाव दे दीजिए, हम चाहते हैं नौकरियां क्रिएट करना, तो हमें तो आता ही नहीं है, कैसे करें? नहीं, करने का बहुत बढ़िया है। आप क्या है कि राजस्थान के अंदर इतने खनिज माइंस हैं, आप उनका दोहन करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और मतलब रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। प्राइवेट बीकानेर है, साफ मतलब के ये पूरा राजस्थान है, इसके अंदर खूब मिनरल्स हैं। जैसे रिफाइनरी है, ये चालू कर दे तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता और ये रेवेन्यू अर्जित होती, लेकिन ये ऐसा काम चाहते नहीं। प्राइवेटाइजेशन को लोग इसलिए अच्छा बताते हैं, या बीजेपी के लोग ऐसे मान लीजिए कि अच्छा बताते हैं कि वहाँ पे लोग मन लगा के काम करते हैं,
गवर्नमेंट जहाँ पे जॉब्स की बात आती है वहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है और लोग जिम्मेदारी से काम कम कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस रूट पे प्राइवेट बसें हैं और रोडवेज की बसें नहीं है, उनकी आप तुलना कर लो, वहाँ किराया कितना है और वो है। तो जब तक सरकारी संस्थान नहीं होंगे तो और प्राइवेट संस्थान हो जाए तो केवल और लूट और खसोट का कार्य होगा, मतलब क्या है कि सेवा नहीं रहेगी। आज या हॉस्पिटल का क्षेत्र देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, ये संस्थान नहीं होंगे तो इन पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं होगा और जनता का इतना शोषण होगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मतलब आपकी नज़र में ये है कि रोजगार चाहें तो पैदा किए जा सकते, पर सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है। सरकार करने की इच्छुक ही नहीं है, इच्छुक नहीं है। कहाँ ध्यान है सरकार का? सरकार का ध्यान है कि सरकार कैसे मतलब बचाई जाए, विपक्ष को कैसे तोड़ा जाए, एजेंसियों के माध्यम से जनता को कैसे डराया जाए, कैसे धमकाया जाए, ईडी सीबीआई का कैसे दुरुपयोग किया जाए, ये है। आपने देखा जहां जहां चुनाव होते हैं ईडी सीबीआई सारी सक्रिय हो जाती है। पहले राजस्थान में चुनाव थे, राजस्थान में सक्रिय हो गई, अब बिहार में चुनाव तो बिहार में सक्रिय हो गई, यूपी में चुनाव तो सारी सरकारी एजेंसियां वो क्या यूपी चली जाएंगी। तो ये चुनाव आयोग है, ये सारी संस्थाएं, इन्होंने क्या है कि इन संस्थाओं को खत्म कर दिया है और एक प्रकार से लोकतंत्र भी खत्म के कारागार पे है। भारत का संविधान उसको ही खत्म करना चाहते हैं, तो इनकी बहुत ही गलत नीति है। लोग एक बात ये भी कहते हैं कि एमएलए साहब जो है वो ग्राउंड के अंदर बहुत कम नजर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह मैं 9 बजे घर से निकलता हूँ, पूरे दिन फील्ड में रहता हूँ। कल भी पूरे दिन में था, आज भी हो, और ये डेली का रूटीन है। शायद ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन मैं 15-20 गांव में नहीं जाता हूँ। और ये कहने वाले हैं, ये मेरे के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए सारे इसी तरह से जानते हैं, स्टेटस उसमें सूचना सामाजिक जो क्षेत्र उसके अंदर जाता हूँ। तो ये तो कहने वाले तो कुछ अफवाहें सारी, विपक्षी लोग हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। मैं एक ऐसा मेले जो मेरा स्वयं फोन उठाता हूँ, आज तक मेरे ऐसा एक भी आदमी नहीं कह सकता कि मेरे को फोन किया और उसका मैंने फोन अटेंड नहीं किया हो। कभी क्षेत्र के अंदर जाकर के खुद जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है? डेली जाता हूँ, हर गांव के अंदर हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं क्या है उसकी सुनता हूँ और उसका समाधान करता हूँ। एक तो तरीका ये होता है कि गांव के अंदर जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट 2-2, 4-4 आदमी बिठा दिए, उनसे बात कर लेते हैं, सिर्फ सारी रिपोर्ट मिल जाती है। एक ये तरीका होता है कि पर्सनली गांव की मीटिंग करते हैं और उसके अंदर जाकर के बात करते हैं। मैं गांव में जाता हूं तो लोगों को बुलाता हूं, पूछता हूं क्या क्या समस्या नहीं। जैसे अपनी खुशी होती है उस अवसर पे जाते हैं, किसी की गमी होती है उस अवसर पे जाते हैं, प्रोग्राम होता है तब जाते हैं, तो लोगों से सारी बातें करते हैं। जनता से कनेक्ट करने का तरीका है वो कौन सा ज्यादा बेहतर मानते हैं, फेसबुक लाइव से या फिर फील्ड विजिट? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मेरा तो ये मानना है कि व्यक्तिगत कांटेक्ट है, व्यक्तिगत संपर्क है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो स्थायी होता है। व्हाट्सएप और ये जो फेसबुक है केवल दिखावे की चीजें होती हैं, इनसे क्या कि किसी प्रकार का सुधार होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुश्किल से 8-10% लड़के हैं वही फेसबुक वगैरह देखते हैं। आज भी 60 और 70% लोग हैं फेसबुक वगैरह नहीं देखते। आप भी करते हैं फेसबुक लाइव वगैरह? कभी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। बहुत कम करते हैं। अभी लोग ये कह रहे हैं कि अंता का जो चुनाव है, अंता समझ रहे होंगे, नरेश मीणा। हाँ, तो अंता का जो चुनाव है लोग ये कह रहे हैं फेसबुक पे लड़ा जा रहा है और एक्चुअल में कोई जीत होने वाली नहीं है। क्या विचार है नरेश मीणा के बारे में? नरेश मीणा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ कांग्रेस क्या कि 100% विजय होगी, नरेश मीणा 2 नंबर पे आएगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ 3 नंबर पे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पे रहेगी, कंटेस्ट में ही नहीं। तो नरेश मीणा मतलब नहीं है आसपास उस तरह से देखा जाए तो? नहीं, काफ़ी बीजेपी और नरेश मीणा भी काफ़ी अंतर है। कांग्रेस से नरेश मीणा कम से कम 10-12 हज़ार वोटों से पीछे रहे। ये सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं इसलिए कह रहे हैं या फिर लग भी ऐसा ही रहा है? नहीं, हकीकत में ऐसा है। हकीकत में ऐसा है। आप क्या कि दूसरे जो सोर्स हैं उनके माध्यम से पूछ सकते हैं और यही स्थिति आएगी। यही स्थिति आएगी। अगर ये बात सच होती है तो ये हम दोबारा चलाएंगे। हाँ, चलाना चाहिए, आप देख लेना। राजनीति के अंदर कभी आपको ऐसा लगता है कि इमेज मैनेजमेंट ज़्यादा चल रहा है, काम से ज्यादा कैमरा जरूरी हो गया है? व्यक्ति धरातल पे कार्य नहीं करता है, उसको इमेज और कैमरे की आवश्यकता रहती है। मैं ऐसा कैंडिडेट था, चुनाव से पहले बस से अप डाउन करता था और लोग ये कहते थे जो आदमी बस का डंडा पकड़ के जाता वो क्या चुनाव लड़ेगा। तो जनता ने आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़ लिए और 18,000 वोटों से मैं चुनाव से जीता हूँ। बस में चलना बुरी बात है? नहीं, लोगों की मानते हैं मेले होके बस में जाता है या फिर तो क्या चुनाव लड़ेगा। तो जनता का जब आशीर्वाद और स्नेह और सहयोग होता है तो सब कुछ सही होता है और जनता ही क्या कि भाग्य विधाता होती है और वही सब कुछ होती है। अब ट्रेवल कर लेते हैं बस में?
बस में जाता हूँ अभी। लास्ट टाइम कब ट्रेवल किया था बस से? मैंने 15 तारीख को आया था मैं बस से, रोडवे ये डिलक्स बस हाउस से आया था। 15 तारीख को। हाँ, कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं वैसे तो। नहीं, मैं उससे पहले भी आता जाता रहा हूँ। पहले भी आते जाते थे तो वही हैबिट बनी हुई है। राजस्थान में शायद मैं पहला विधायक जो सबसे ज्यादा बस से यात्रा करता हूँ। वो तो रिकॉर्ड पड़ा, विधानसभा में कभी निकलवा के देख लेना जी। पॉलिटिक्स के अंदर मजबूती से आवाज रखना, लाउड बोलना कितना जरूरी होता है? जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, जैसे उदाहरण के लिए राजेंद्र गुडा ले लीजिए, अपनी बात को रखते हैं तो मजबूती से रखते हैं, जोर से बोलते हैं। तो जरूरी है राजनीति में ऐसा करना? नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप बात क्या शालीनता से रखे, मजबूती से रखे, वो सही तथ्य सहित रखे, वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। और जैसे आप राजेंद्र गुड्डा जी के बारे में बता रहे हो, तो राजेंद्र जी गुड्डा 2 बार मंत्री रह लिए, तो वो जिस प्रकार के नाटक करे वो स्पष्ट जाहिर है कि जनता ने उसको नकार दिया है। वो कभी भी के आगे भविष्य के अंदर एमएलए का चुनाव नहीं जीत सकते। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये बात। तो सर, राजेश दहिया जैसे उम्मीदवार हैं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ाई था उन्होंने भी, क्या लगता है आपको, मुकाबला आइडियाज का है कि आइडेंटिटी का है? मुकाबला न तो आइडियाज का न आइडेंटिटी का है। उनकी कार्यशैली तो वो जाने। मैं तो ये मानता हूँ कि जन नेता वो होता है जो जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है और जनता के सुख और दुख में साथ रहता है। वो क्या है कि जन नेता होता है। तो ये क्वालिटी है या नहीं, ये तो जनता बता देगी क्या क्या नहीं उसके बारे में। मैं किसी की ज्यादा आलोचना नहीं करता। मैं तो मेरा पक्ष क्या है कि मजबूती से रखता हूँ। सुंदरलाल जी के बेटे हैं कैलाश मेघवाल, जैसे पुराने चेहरे हैं, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर एक तरह से एक्टिव हैं। आपके लिए चैलेंज क्या लगता है कि अंदर से है कि बाहर से है? मुझे न तो अंदर से कोई चैलेंज है न कोई बाहर से चैलेंज है। मैं तो वो आदमी हूँ जो किसी लाइन को छोटी नहीं करता। मैं मेरी स्वयं की लाइन है उसको बड़ी खींचता हूँ। लेकिन ये लोग आए दिन आपकी तुलना है वो पर्ची वाले चीफ मिनिस्टर से करते रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? नहीं, पर्ची वाला ही मुख्यमंत्री है। आपने देखा विधानसभा के अंदर पर्ची निकाली थी तब ये मुख्यमंत्री बना था। इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, वो आपकी तुलना करते हैं इससे कि वो पर्ची वाले ठीक है मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आप पर्ची वाले विधायक हैं, गलती से तुक्का लग गया ये कहते हैं। जनता ने क्या 18,000 वोट के जिताया, गलती से कोई तुक्का नहीं लगा। और जिनके मैंने वो वापस क्या मैदान में आके देख लेना, अब उनको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या नहीं है। खुला कह रहे हैं, खुला चैलेंज है। कहीं से भी चुनाव लड़ लेना, झुंझुनू जिले के अंदर लड़ लेना, झुंझुनू जिले के बाहर लड़के दिखा देना और मेरे सामने कहीं भी चुनाव लड़ लेना। आज जो जितने वोटों से जीता हूँ उससे अधिक वोटों से मैं जीतूंगा। क्या बात है। तो ये उन लोगों के लिए सीधा जवाब है। हाँ, सीधा जवाब। जो लोग ये कहते हैं कि भाई एमएलए में तुक्का लग गया है और पर्ची वाले एक तरह से एमएलए हैं, तो तुक्का तो उसका लगता है जो तुरंत क्या है कि आया हो। मैं पिलानी की जनता की आज से नहीं, मतलब क्या कि 30 साल से सेवा कर रहा हूँ और व्यक्तिगत लोग मेरे को जानते हैं, मेरा कार्य कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, उस पेटे मुझे वोट दिए। ठीक है, इनके कहने से नहीं दिए। लोग कहते हैं सरकारी कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला आपको, ठीक कहते हैं? सही कहते हैं, 100% सही है। आपकी पार्टी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है या कभी लगा कि अपनों ने ही कई बार ऐसा है कि दगा करते हैं या आपको पीछे करने का काम करते हैं? नहीं, पार्टी ने मुझे पूर्ण सहयोग दिया है और पार्टी की बदौलत ही मैं क्या एमएलए बना हूँ। मुझे पार्टी का हमेशा सहयोग रहा है और मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में पार्टी का पूर्ण सहयोग रहेगा। ठीक है, अगली बार टिकट पक्की है आपकी? भाई, मुझे जनता ने और पार्टी ने इतना दे दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पार्टी जो भी आदेश देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। टिकट नहीं देगी तो मेरे तो पार्टी की सेवा करनी, आगे भी सेवा करता रहूंगा। टिकट नहीं मिलती है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ूंगा। निश्चित 100% टिकट यदि पार्टी नहीं देगी तो किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, और मान लो पार्टी ने आने वाले 20 साल तक टिकट दिया ही नहीं तो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और पार्टी बदलेंगे भी नहीं? पार्टी नहीं बदलूंगा और बिना टिकट चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीति के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चाल चलते हुए देखा किसी को कि यार ये मतलब क्या गजब ही राजनीति हो गई मेरे साथ, तो या किसी और ने किसी के साथ करी हो? और ने की हो तो और जाने, बाकी मेरे साथ तो इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं हुई। मतलब कोई खतरनाक चाल राजनीति की नहीं देखी? नहीं, मेरे साथ कहीं नहीं चली, क्योंकि मैं न तो किसी के साथ धोखा करता हूँ, न मैं झूठ बोलता हूँ, न मैं बेईमानी करता हूँ। तो न मेरे साथ क्या कि कभी धोखा हुआ, न बेईमानी हुई और न लोगों को न मेरे को गुमराह करने का प्रयत्न किया। आपको क्या लगता है कि एमएलए बनने के लिए जनता का प्यार ज्यादा जरूरी है या फिर पॉलिटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए कि कितने वोट कहाँ से मिल रहे हैं, जातीय समीकरण क्या है, इस तरह की चीजें? नहीं, आप जनता के बीच में रहेंगे तो न तो जातीय समीकरण काम आते हैं, जनता का विश्वास, सहयोग वही जरूरी है। और ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव के अंदर हर जाति के आदमी ने, हर वर्ग के आदमी ने और सब ने
पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ के मेरे को वोट दिया है। और ये भी अगर बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष तक थे उन्होंने मेरे को वोट दिए, इससे ज्यादा क्या बात होगी। बीजेपी के मंडल अध्यक्षों ने मेरे को वोट दिए। नाम सार्वजनिक कर ना सार्वजनिक नहीं करूंगा, नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, पर वोट का तो पता नहीं होता है। उन्होंने कथित रूप से कहा आपको कि नहीं दिए, खुल के दिए, सपोर्ट किया, मेरे साथ रातों क्या कि गए। क्या बात, बीजेपी के लोग ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये उनके लिए चैलेंज है जो चुनाव उधर से लड़ रहे हैं दूसरी तरफ से। हाँ चैलेंज, जब वो जाने उनका चैलेंज। आदमी का कार्य और व्यवहार अच्छा होगा तो लोग जुड़ेंगे। लोग आपसे अगर मिलना चाहें, उनकी कोई भी समस्या है, तो अप्रोच किस तरह से करें? आपके घर आ जाएं सीधे, या आप कोई पार्टी कार्यालय है? मेरे मोबाइल नंबर मैंने सबको दे रखे हैं। मेरे घर में कभी भी आ सकते, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। और सबको ये कह रहा था मेरे मोबाइल नंबर पे आप फोन करो, जहां भी आपके आना चाहते हैं वो आ जाते हैं और मैं मिल लेता हूँ। ठीक है। कोई ऑफिस पर्टिकुलर अलग से बनाया हुआ है कहीं? नहीं, मेरा घर ही मेरा ऑफिस है। और चिड़ावा के अंदर भी मैं क्या बैठता हूँ और लोगों को मोबाइल दे रखा, जिसको काम होता फोन कर देता, मैं आ जाता हूँ, मिल लेते हैं बस। मोबाइल नंबर हमेशा सबके लिए खुला है? सबके लिए खुला है। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसके 100% फोन अटेंड करता हूँ, चाहे कहीं का भी हो। अगर फिर भी कोई अगर ये कहता है कि पितराम जी ने काम नहीं किया, तो एक लाइन में अगर उनको जवाब देना हो तो क्या जवाब देंगे? काम बजट की कुछ सीमाएं होती है। जैसे क्या कि बजट है वो हमारी सरकार नहीं है। कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, सुबह एमएलए सरकार के पास जाता था, सचिवालय से आदेश लेके शाम के वापस आ जाता था। आज स्थिति है कि हमारे एमएलए का जो कोटा है उसको भी 8 महीने उसका पेमेंट भी सारा रिलीज नहीं हो रहा है। एक वो समय था कर्मचारी रिटायर होता था उसी दिन उसको भुगतान हो जाता था। आज कर्मचारी 10-10 महीने से 12-12 महीने से पेंशन और अपना जो फंड है उसके लिए भटक रहे हैं। तो इस कारण से बजट के अभाव से यदि कोई काम रह गया तो मैं कह नहीं सकता। बाकी मेरे कैपेसिटी के अनुसार कोई भी कार्य है वो किसी का बकाया नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी वीकनेस है, कमजोरी है आपकी, जो आपको सुधारनी अभी बाकी है? कभी महसूस हुआ हो? देखो, इंसान है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण हो जाएगा वो तो देवता, भगवान, खुदा हो जाएगा। हर इंसान में कमी होती है। तो जितनी भी मेरे को लग रहा है या दूसरे लोग बता रहे हैं कि भाई इस चीज में सुधार होना चाहिए, वो मैं सुधार कर रहा हूँ। आपने कोई ऐसा काम किया जो मीडिया में कभी नहीं आया लेकिन जनता के लिए गेम चेंजर रहा? बस वो जनता से व्यक्तिगत संपर्क करने, वो क्या कि महत्वपूर्ण था। और उसी के कारण से क्या है कि मैं चुनाव जीता हूँ, वो ही सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। मीडिया कितना सपोर्ट करती है? मीडिया पूरा सपोर्ट करती है। पूरा सपोर्ट रहता है। कभी ऐसा है लगा है कि भाजपा का एक तरह से ज्यादा मीडिया सपोर्ट करती है, या आपको कहीं दबाने का प्रयास होता है? ऐसा कभी कहीं नहीं देखने को मिला है? मीडिया जो स्वतंत्र मीडिया वो तो करते नहीं। कुछ क्या है कि प्रशासन से जिसको लोभ होता है, वो कुछ अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थ निकलवाना चाहते हैं, वो लोगों का थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है। तो ये तो चलते रहते हैं, कोई खास बात है, उससे अपना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। अब भी आपको लगता है कि जो सच और साफ छवि के जो लोग हैं वो टिके रह सकते हैं? निश्चित रूप से टिके रह सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। जो आदमी साफ छवि का है, ईमानदार है, वो लंबे समय तक टिकता है और वो टिका रहेगा। राजनीति में कई बार ये दलदल वाला टैग चलता है ना, कि देखिए कितने सारे घोटाले हुए। अब अगर बिहार की भी बात करेंगे तो लालू यादव वगैरह और सभी आप देखते हैं ना कई बार कि मतलब एक यहाँ पे लोग ये कहते हैं ना कि राजनीति में आने के बाद में साफ सुथरी छवि का आदमी है, कितना भी बहुत बढ़िया से बढ़िया आदमी है, वो भी खराब हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होता है। घोटाले तो राजनीति के अंदर होते नहीं, करते हैं। अभी देखो बिहार के अंदर 1 रुपये के अंदर 1,000 इक्का 50 हेक्टेयर जमीन क्या है कि अडानी को दे दी गई। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? 775 करोड़ रुपए अजय शाह है अपने गृह मंत्री का बेटा, उसके एक झटके में मोदी जी ने माफ कर दिए। तो इस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले क्या है कि बीजेपी के टाइम में हो रहे और होते रहेंगे। मतलब साफ दिल और साफ छवि के जो लोग हैं वो टिके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से टिके रह सकते हैं। युवाओं को प्रेरणा देंगे कि आए राजनीति के अंदर? युवाओं को राजनीति के अंदर आना चाहिए। जो युवा साफ छवि की राजनीति रखता है उसको निश्चित रूप से आगे सफलता मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हमेशा से व्यक्तियों को मौका भी दिया है। आज आप लेते चाहे मेरे को लो, चाहे उदयपुर वाटी से भगवान राम जी को लो, ऐसे आदमी थे, पार्टी ने उनको टिकट दिया और पार्टी ने जिताया। नहीं, ऐसे शरीफ और साफ छवि के आदमी कभी राजनीति के अंदर आ ही नहीं सकते। तो देखिए, वैसे तो आपने साफ कर दिया है कि आप पार्टी के बिना लड़ेंगे ही नहीं, 100% नहीं। लेकिन फिर भी मान लो कि कभी ऐसा मन करता है कि पार्टी के बिना लड़ना पड़े,
तो आपको लगता है कि जीत दर्ज करवा पाएंगे आप? मैंने आपको कहा कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ूंगा। एमएलए बनने के बाद अभी जितना भी आपका कार्यकाल रहा, सबसे बड़ी सफलता किसको मानते हैं इसके दौरान? मैंने लोगों को पानी की बड़ी त्राई थी, उसके अंदर मुझे काफी क्या की सफलता मिली है। पहले लोग कह रहे थे पिलानी के अंदर पानी नहीं है, मैंने 11 ट्यूबवेल खुदवाए हैं, 11 के 11 में ट्यूबवेल में पानी आया है और सब में 10 और 15 नोजल के लगभग पानी आया है। और वो इसलिए आया कि मैंने ये कहा कि लोगों को पानी अब मिलना चाहिए, चाहे आप कितने गहरा खोदो। तो जो सीमाएं थी उससे हटके नीचे गए और उसमें क्या हमें सफलता मिली। और वही स्थिति चिड़ावा के अंदर है। ईमानदारी पूर्वक यदि कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और जनता को राहत मिलती है। राजनीति से पहले का जीवन और राजनीति में आने के बाद का जीवन, इसमें आपका जो दिल्ली का शेड्यूल है उसमें कुछ बड़ा अंतर आया है? बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। राजनीति से पहले तो मेरा निर्धारित टाइम टेबल था, मैं 10 और 10:30 के बीच में सोता था और सुबह 4 बजे उठ जाता था। और खाना सब कुछ क्या कि निर्धारित समय पे था। राजनीति में आने के बाद में उठने का टाइम तो वही 4 बजे का है, लेकिन सोने का कोई टाइम नहीं। कभी 11 बज जाते, कभी 12 बज जाते, कभी 2 भी बज जाते, लेकिन उस दिन का सारा कार्य करने के बाद में ही मैं सोता हूँ। राजनीति से कोई बहुत बड़ा सबक लिया हो, बहुत बड़ी सीख ली हो आने के बाद कि हाँ ये चीज़ तो यार राजनीति में नहीं आते तो पता ही नहीं चलता शायद? राजनीति में कई बार क्या है कि बहुत ऐसे आदमी जिसकी अपने अपेक्षा करते हैं उस पे वो खरे नहीं उतरते, तो वो राजनीति के अंदर आने के बाद में मालूम पड़ा। उदाहरण से समझा पाएंगे? नहीं, उदाहरण तो नहीं है। जो आदमी हमारे पास साथ रहे, एक दो मतलब हो सकता है वो समय पे नहीं साथ रहे, उनकी परिस्थितियां क्या थी, लेकिन वो आने के बाद भी मालूम पड़ा कि आदमी ऐसा है। पिलानी के लोगों के लिए एक संदेश अगर आपको अपने दिल से देना हो, जो लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? पिलानी की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आपने सही चुनाव किया। आपकी सबसे बड़ी समस्या पीड़ा पानी की है, उसका मैं निश्चित रूप से समाधान करूंगा। और आपके पूरे जितने भी अरमान थे, आपकी अपेक्षाएं थी, उस पर मैं खरा उतरूंगा। पूरे दिन का शेड्यूल? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उठने के बाद में घूम के आता हूँ और कम से कम 1 घंटे योगा एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। उसके बाद में स्नान वगैरह करके मैं 8 बजे क्या कि तैयार हो जाता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के। स्पोर्ट्स में रुचि है? मैं कबड्डी का और फुटबॉल का स्टेट लेवल का प्लेयर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि खेलने के लिए समय नहीं मिलता है। अब खेलने के लिए समय नहीं है। मूवीज देखते हैं? मैं मूवी में न तो इंटरेस्टेड था, न कभी देखी और न देखने का इच्छुक हूँ। म्यूजिक सुनना, गाने सुनना पसंद है? धार्मिक गाने सुनता हूँ और उसमें मेरी रुचि है। कबीर साहब की जो वाणी है और ये क्या इस प्रकार के धार्मिक चीजें वो मैं ज्यादा सुनता हूँ। अंतिम मूवी अब याद नहीं है कब देखी थी? मूवी मैंने कभी देखी नहीं पूरी। कभी मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी एक मूवी नहीं देखी। एक मूवी आपने पूरे जीवन में अभी तक कभी नहीं देखी? कभी नहीं देखी। अब टीवी देखते हैं? टीवी देखता हूँ, न्यूज चैनल देखता हूँ, लेकिन अब पिछले 3 साल में मैंने कभी टीवी नहीं देखा। पिछले 3 साल में टीवी देखने का मौका नहीं मिला। सर, एक रैपिड फायर होगा जिसमें कुछ सवाल मैं पूछूंगा जिनके जवाब आपको अब देने हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके ऊपर आपको अपनी राय रखनी है। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी एक बड़े ही क्या कि झूठबाज है और जनता को गुमराह करने में माहिर है। राहुल गांधी धरती से जुड़ा हुआ आदमी है और जन भावना को समझता है और उसके लिए दलित, पिछड़े और जो व्यक्ति है वही सब कुछ है। भजनलाल जी पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, कार्य का कुछ नॉलेज नहीं है, पूरे दिन भागते रहते हैं। राजेंद्र जी गुड्डा केवल हवाई फायर करता है, उसका धरातल पूर्णतः खिसक गया है और अब भविष्य में वो कोई भी राजनीति के अंदर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नरेश मीणा दमदार आदमी है, लेकिन बिना सहयोग और पार्टी के वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। रविंद्र भाटी जनता से जुड़ा हुआ है और बड़ा क्या है कि लोकप्रिय आदमी और अच्छा कार्य करता है। राजेश दहिया केवल हवा में बात करता है, 24 घंटे दूसरे के किए हुए कार्य का उद्घाटन करने की फिराक में रहता है। कैलाश मेघवाल अच्छा आदमी है। और सुंदरलाल जी मेरे आदर्श भी और बहुत क्या कि राजनीति के अंदर अच्छे व्यक्ति वो रहे। अशोक गहलोत सादगी के प्रतीक हैं और उन्होंने राजस्थान के अंदर ऊंचाइयां स्थापित की अपने आदर्श के द्वारा और जनता को सबसे बड़ी क्या की राहत दी है राजस्थान में। सचिन पायलट बहुत ही ऊर्जावान है, संगठन करता है और युवाओं को सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी। तो ये थे हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट के अंदर पिलानी विधानसभा से विधायक पितराम जी काड़ा। आपने इनको सुना,
इनकी कोई भी बातें आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि सारे कमेंट्स ये पढ़ने वाले हैं और उनसे आकलन करेंगे कि जनता इनके बारे में क्या विचार रखती है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जी, तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही। मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।